हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने क्या डिस्कस कर रहे थे हम? तो उसमें हमने जो मेजर टॉपिक्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के वो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये लेक्चर है, कंटिन्यूशन है प्रीवियस लेक्चर का। और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पिस्टल। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद हम मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात करेंगे। तो मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, हम देखेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंजियोस्पर्म्स में। और फिर हम एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करेंगे। अब एम्ब्रियो सैक जो होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिस्टल के बारे में। तो पिस्टल जो होता है, ठीक है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं। ठीक है, अब पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है, अब ओव्यूल, विद इन दी ओव्यूल एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट। ठीक है, तीसरा, ठीक है, हम बात करेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो एम्ब्रियो सैक, दिस इज नोन एज द फीमेल गेमिटोफाइट। दिस इज नोन एज द फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक ये ओव्यूल के अंदर बनता है, तो आप लिख सकते हैं इट इज फॉर्म्ड विद इन दी ओव्यूल। ओके, ठीक है, चलिए अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो गाइनोशियम के बारे में बात करते हैं। गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो आउटर मोस्ट वर्ल होती है वो कौन सी होती है? आउटर मोस्ट वर्ल, दिस इज मेड अप ऑफ सेपल्स। ठीक है, सेपल्स हमारा क्या होता है? दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, सेपल्स हमारी यूजुअली ग्रीन कलर की होती हैं। अब कलेक्शन ऑफ सेपल्स, दिस इज नोन एज द कैलिक्स। तो जो आउटर मोस्ट वर्ल होती है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लावर वर्ल्स। इसके बाद इसके अंदर की जो वर्ल होती है, या तो द वर्ल इनर टू दिस कैलिक्स, दिस इज नोन एज द कोरोला। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हो गई, इट इज मेड अप ऑफ पेटल्स एंड कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज नोन एज द कोरोला। तो द वर्ल इनर टू द कैलिक्स, दिस इज नोन एज कोरोला। ठीक है, क्लियर? आई थिंक हमारे यहाँ से वॉइस बिल्कुल क्लियर है। आई ट्राई टू स्पीक अ बिट लाउडर देन। ओके, तो आउटर मोस्ट वर्ल इज नोन एज द सेपल्स। सेपल्स के अंदर की जो लेयर होती है या जो वर्ल होती है उसको हम बोलते हैं पेटल्स। अब पेटल्स के, ठीक है, जो अंदर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो थर्ड वर्ल होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट वर्ल हो गई सेपल्स, उसके नीचे की जो वर्ल है वो हो गई पेटल्स, और उसके नीचे की जो वर्ल होती है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ द स्टेमन्स। सो एंड्रोशियम, दिस रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जैसे गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन्स, ओके, और यू कैन से एंड्रोशियम, दिस रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके बाद जो इनर मोस्ट वर्ल होती है, ठीक है, सबसे अंदर की जो वर्ल होती है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द इनर मोस्ट वर्ल।
ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिस्टल। ठीक है, नाउ गाइनोशियम दिस रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो गाइनोशियम होती है इट में कंसिस्ट ऑफ द सिंगल पिस्टल। ठीक है, अगर सिंगल पिस्टल यानी कि एक पिस्टल प्रेजेंट होती है तो उसके हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी। ठीक है, तो पिस्टल का जो दूसरा नेम होता है वो होता है कार्पल। ठीक है, तो पिस्टल या कार्पल, ठीक है, दोनों इसे आप कह सकते हैं। अब अगर एक कार्पल या एक पिस्टल प्रेजेंट होती है तो हम बोलते हैं उसको मोनोकार्पलरी। मोनो का मीन्स होता है वन, वन कार्पल। इफ वन कार्पल इज प्रेजेंट देन वी कॉल इट एज मोनोकार्पलरी गाइनोशियम। ठीक है, और द गाइनोशियम में हैव मोर देन वन पिस्टल, तब उसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पलरी। मल्टी का मीन्स होता है मेनी, सो मेनी कार्पल्स आर प्रेजेंट और मेनी पिस्टल्स आर प्रेजेंट, तो उसे हम कहते हैं मल्टी कार्पलरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ व्हेन देयर आर मोर देन वन, ठीक है, द पिस्टल में बी फ्यूज्ड टुगेदर और इट में बी फ्री। ठीक है, अगर पिस्टल एक से ज्यादा होगी, कार्पल एक से ज्यादा होगा, तो पिस्टल या तो फ्यूज हो सकती है या वो फ्री हो सकती है। अगर पिस्टल्स आपस में फ्यूज्ड होंगी तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिन कार्पस। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड। ठीक है, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, फ्यूज्ड कार्पल्स। हियर द कार्पल्स आर फ्यूज्ड। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो ये कार्पल्स फ्री हो सकते हैं, ये पिस्टल फ्री हो सकते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिगर बी और सी है यहाँ पे आपको गिवन। यहाँ पे आपका ये सिन कार्पस ओवरी है जहाँ पे आपकी जो पिस्टल्स हैं दे आर फ्यूज टुगेदर। ठीक है, और यहाँ पे जो इमेज आपकी सी है दिस शोज यू दी फ्री कंडीशन ऑफ द कार्पल्स, यानी कि दिस शोज यू दी एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सिन कार्पस ओवरी और ये हो गई आपकी एपोकार्पस ओवरी। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पिस्टल के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, पिस्टल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो पिस्टल हैज थ्री पार्ट्स। ठीक है, ओवरी, स्टाइल एंड सिग्मा। ठीक है, तो इसका रफ स्केच बनाते हैं हम पिस्टल का। तो ये आपका सोलन बेस होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, पिस्टल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम अब। तो ये जो सोलन पार्ट होता है आपका, द सोलन बेस, दिस इज नोन एज द ओवरी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द स्टाइल। और ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। ठीक है, तो आपका ओवरी हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये हो गया स्टिग्मा। ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टल। ठीक है, पिस्टल बोल सकते हैं या आप कार्पल बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो स्टिग्मा होता है, ये होता है आपका रिसेप्टिव पार्ट। स्टिग्मा इज नोन एज द रिसेप्टिव पार्ट। ठीक है, रिसेप्टिव पार्ट क्यों बोलते हैं हम इसे, बिकॉज इट रिसीव्स द पोलन्स। स्टिग्मा रिसीव्स द पोलन्स, दैट व्हाई इट इज नोन एज द रिसेप्टिव पार्ट। तो आपको पता होगा ये जो पोलन की जो जर्मिनेशन होती है, ठीक है, यानी कि पोलन कंपैटिबल होगा या इनकम्पैटिबल होगा, इट डिपेंड्स ऑन द पोलन एंड द पिस्टल इंटरेक्शन। और पिस्टल में भी किसका, स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा इज इन्वॉल्व इन द रिकॉग्निशन ऑफ द पोलन। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिकॉग्निशन द पोलन विल बी कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं अब हम। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल। तो ये हो गया आपका ओवरी विच इज द सोलन बेस। ठीक है, ओवरी आपका हो गया, दिस इज द सोलन बेस। फिर आपका स्टाइल हो गया विच इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर हो गया आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा विच इज द रिसेप्टिव पार्ट।
स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट। ये पोलन रिसीव करता है, इट रिसीव्स पोलन। ओके, ये हो गया आपका थैलमस। थैलमस क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, थैलमस को हम रिसेप्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज द सोलन पार्ट ऑफ द फ्लावर। और थैलमस पे जो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, जैसे कि गाइनोशियम हो गया, एंड्रोशियम हो गया, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया। दीज आर अटैच्ड टू द थैलमस व्हिच इज आल्सो नोन एज द रिसेप्टिकल। ठीक है, आप आगे चलते हैं। तो द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा हमने कहा इट इज अ रिसेप्टिव पार्ट ऑन विच द पोलन ग्रेन्स विल लैंड आफ्टर द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में आपने पढ़ा होगा इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन की ट्रांसफर है, या तो वो सेम फ्लावर में हो सकती है या वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टाइल की। स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ठीक है, इससे पहले हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है आपका? तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका फंक्शन क्या होता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलन रिकॉग्निशन ठीक है, पोलन रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया? या पोलन कंपैटिबल होगा या पोलन इनकम्पैटिबल होगा। ठीक है, तो अब ये भी लिख सकते हैं इट डिसाइड्स, ओके, इट डिसाइड वेदर दी पोलन विल बी कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। ठीक है, पोलन इज कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा इट कंसिस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं which recognize the chemicals which are released by the pollen। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा पोलन होता है, ओके, इट इज कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। ठीक है, बिकॉज द केमिकल्स which are released by the pollens these are recognized by the receptors which are present on the stigma। ठीक है, जैसे ही पोलन लैंड करता है स्टिग्मा पे तो क्या होता है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन वहां पे स्टार्ट हो जाती है, एंड दिस बायोकेमिकल रिएक्शन डिटरमाइंस वेदर द पोलन विल जर्मिनेट और नॉट। ठीक है, आगे अब चलते हैं हम स्टाइल पर। स्टाइल क्या होता है? ठीक है, स्टाइल इज अ इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ठीक है, द बेसल पल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल दिस इज नोन एज ओवरी। जो सोलन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, अब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवेरियन कैविटी, जिसको हम बोलते हैं लॉक्यूल। ठीक है, तो विद इन द ओवरी ओवेरियन कैविटी इज प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं लॉक्यूल। ठीक है, नाउ द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब जो प्लासेंटा होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, प्लासेंटा से आपके सीड्स भी अटैच्ड होते हैं, तो ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द प्लासेंटा। ठीक है, नाउ यू हैव टू रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड इन दी, ठीक है, क्लास 11। तो आपने अलग अलग प्रकार की प्लासेंटेशन पढ़ी होगी। एक्साइल प्लासेंटेशन होती है, बेसल प्लासेंटेशन होती है, ठीक है, मार्जिनल प्लासेंटेशन होती है, वो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, इसके बाद अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर दी मेगास्पोरेंजिया कॉमनली नोन एज दी ओव्यूल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओव्यूल विच इज ऑल्सो नोन एज दी मेगास्पोरेंजियम। तो प्लासेंटा से ये अटैच होते हैं ये ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स का दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी में बी वन, ठीक है, और मेनी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट विद इन दी ओवरी, ठीक है, तो आप लिखेंगे
इन सम ओवरीज, ठीक है, the ovules can be either one or they can be many. तो वीट और जो पैडी होता है, वीट हो गया आपका, पैडी हो गया आपका, राइस हो गया, और जो मैंगो होता है उसमें, ठीक है, ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, देयर इज ओनली सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट, वेयर एज इन पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स, उसमें जो ओवरी होती है दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ओव्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज दी स्ट्रक्चर शोइंग यू दी ओव्यूल, ये आपको ओव्यूल दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज एन इमेज शोइंग यू दी टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। तो ओव्यूल के क्या क्या पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका चलाजल एंड, ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अभी जो माइक्रोपाइलर जो पोर है, जो माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, ये वहां पे बनता है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स आपस में मर्ज कर रही हैं, और यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्सेंट है माइक्रोपाइलर रीजन में, ठीक है। तो रीजन इन विच दी इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, उस रीजन में एक, ठीक है, ओपनिंग बनती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। तो माइक्रोपाइल इज फॉर्म्ड वेयर, ठीक है, वेयर द इंटेग्यूमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ये क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे माइक्रोपाइल की। अब जो ओव्यूल होता है, ठीक है, इट इज कवर्ड बाय टू इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, और इनका फंक्शन क्या होता है, दीज हैव द प्रोटेक्टिव फंक्शन, दिस हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ द ओव्यूल, so these have protective functions, ठीक है। इसके बाद जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो आगे चल के सीड कोट बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट सीड कोट आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, दे फॉर्म द सीड कोट, जिसको हम टेस्टा भी बोलते हैं, सीड कोट इज ऑल्सो नोन एज द टेस्टा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्ब्रियोसैक, सो एम्ब्रियोसैक डेवलप्स विद इन दी ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो एम्ब्रियोसैक होता है, ये होता है आपका 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, ठीक है, इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। हम देखेंगे कि एम्ब्रियोसैक कैसे बनता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूनिकल, फ्यूनिकल इज नोन एज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। तो फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल इज नोन एज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। ये हो गया आपका हाइलम। तो हाइलम इज अ रीजन, ठीक है, विच शोज यू दी, विच इज द रीजन वेयर द फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपका हाइलम है। तो हाइलम क्या आपको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एन एरिया वेयर द फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। हाइलम को हम सीड स्कार भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका हाइलम क्या हो गया, हाइलम इज द सीड स्कार, यानी कि सीड में जो स्कार प्रेजेंट होता है, और ये क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओके, और द रीजन or the point where the funicle is attached to the ovule, okay, it represents the attachment of the funicle with the body of the ovule, clear, ठीक है। तो हाइलम हमने देख लिया, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पोर, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट। तो न्यूसेलस, तो न्यूसेलस ये सेल्स जो होते हैं दीज आर डिप्लॉयड, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक जो होता है, इट इज प्रेजेंट विद इन दी न्यूसेलस, ठीक है, एम्ब्रियो सैक is embedded within the nucellus and nucellus cells are diploid, ठीक है। और ये होगा आपका चलाजल एंड, क्लियर। सो दीज आर दी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल।
क्लियर? हम आगे चलते हैं ना। ओव्यूल के बारे में बात करें, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लासेंटा by means of the stalk called as the funicle. The funicle is the stalk of the ovule. Okay, stalk of the ovule. This is known as the funicle. ठीक है? The body of the ovule fuses with the funicle in the region known as hilum. तो ये हमने पहले डिस्कस किया था. हाइलम क्या होता है? ठीक है, जहां पे फ्यूनिकल इज अटैच टू दी बॉडी ऑफ द ओव्यूल, उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम. तो बॉडी ऑफ द ओव्यूल, okay, fuses with the funicle, which is known as the stalk of the ovule, and this region is known as the hilum. Now, thus hilum represents the function between the ovule and the junction between the ovule and the funicle. It is a junction, और इसी को ही हम बाद में seed scar कहते हैं. Now, each ovule has one or two protective envelopes which are known as integuments. तो हमने देखा था उस इमेज में, there were two integuments, outer integument and inner integument. ठीक है, दो इंटेग्यूमेंट्स थी वहां पे. अब integument encircle the nucellus except at the tip where the small opening called the micropyle is organized. ठीक है, तो माइक्रोपाइल रीजन आपका क्या होता है? जहां पे ये इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती. तो इंटेग्यूमेंट जो होती हैं, इट कवर्स द एंटायर न्यूसेलस, इट एनसर्कल्स द एंटायर न्यूसेलस. ठीक है, एक्सेप्ट एट द टिप. तो टिप रीजन में ये इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, और वहां पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उस स्मॉल ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल. ठीक है. Now, opposite the micropylar end is the chalazal end representing the basal part of the ovule. तो micropylar क्या आपको शो करता है? It represents the tip of the ovule, and the chalazal end it represents you the base of the ovule. ठीक है, तो micropylar end क्या हो गया आपका? Tip of the ovule, और आपका chalazal end है, it represents the base of the ovule. ठीक है. Now enclosed within the teguments is a mass of the cell called the nucellus. इसके cells होते हैं diploid. तो इंटेग्यूमेंट्स हमने देखा था, इट एनसर्कल्स द न्यूसेलस. ठीक है, व्हाट आर न्यूसेलस? दीज आर द मास ऑफ द सेल्स व्हिच आर डिप्लॉयड एंड दे आर एनक्लोज्ड बाय द इंटेग्यूमेंट्स व्हिच गिव्स प्रोटेक्शन टू द ओव्यूल. तो इंटेग्यूमेंट्स का रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ओव्यूल, और इंटेग्यूमेंट्स बाद में जाके आपका सीड कोट बनाते हैं. नाउ सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं. एंड द एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड विद इन द न्यूसेलस. ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूसेलस, ओके, विच इज द पार्ट ऑफ द ओव्यूल. अब एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. ठीक है, एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट. और अब मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? पोलन ग्रेन्स. So pollen grains are the male gametophyte and embryo sac is the female gametophyte. Now, an ovule generally has a single embryo sac formed from the megaspore. तो ovules में जनरली सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, जो कि आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है. ठीक है, ये सिंगल माइक एम्ब्रियो सैक होता है. अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो दिस इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट. इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट. ठीक है, अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर्स. ठीक है, और फिर मेगास्पोर से कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. तो मेगास्पोर्स का बनना फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स, दिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. Now, ovules generally differentiate a single megaspore mother cells in the micropylar region of the nucellus. तो क्या होता है? जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं माइक्रोपाइलर रीजन्स में, ठीक है, दे डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स. ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है? इट इज हैपनिंग एट द टिप ऑफ द ओव्यूल, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन. ठीक है, तो ये ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट
a single megaspore mother cells in the micropylar region of the nucellus. ठीक है. Now it is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. तो मेगास्पोर मदर सेल्स के क्या फीचर्स होते हैं? इट इज वेरी लार्ज सेल, ये काफी बड़ा सेल होता है, एंड इट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं कुछ न्यूसेलर सेल्स होते हैं, they get modified, okay, which are present at the micropylar end. These are present at the micropylar end. So these nuclear cells which are diploid, this will differentiate into, okay, megaspore mother cells. ये कुछ स्पेशलाइज हो जाते हैं, ये कुछ सेल्स ये काफी लार्ज हो जाते हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और इन सेल्स को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, इसको हम लिखते हैं MMC. अब ये सेल्स भी डिप्लॉयड होते हैं आपके. तो डिप्लॉयड का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के यहाँ पे. ठीक है, तो अब आपका मेगास्पोर मदर सेल्स बन गया. इसके बाद मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन. ठीक है, तो इसमें फिर क्या होगी यहाँ पे? मियोसिस. किस प्रकार की डिवीजन हो रही है? यहाँ पे मियोसिस हो रही है. और मियोसिस के बाद आपको पता है कितने सेल्स बनते हैं? एट द एंड ऑफ द मियोसिस 4 सेल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, 4 सेल कैसे बनते हैं? तो अगर आपको मियोसिस के बारे में पता है तो मियोसिस 2 फेजेस में होता है. पहला होता है आपका मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2. ठीक है, अब मियोसिस 1 इज ऑल्सो नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन. यहाँ पे रिडक्शन होती है क्रोमोसोम की. ठीक है, फिर हो गया आपका मियोसिस 2, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस. इक्वेशनल डिवीजन बोले कि मियोसिस 2 इट इज सेम एज माइटोसिस. ठीक है, क्लियर. तो मियोसिस जब एक सेल होता है, ठीक है, वो 2 सेल में डिवाइड करता है. ठीक है, मियोसिस आपको पता है जनरली डिप्लॉयड सेल में होता है, यानी कि 2n होगा यहाँ पे. ठीक है, 2n क्या हो गया आपका? डिप्लॉयड सेल. मियोसिस जनरली टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉयड सेल. तो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं वो डिप्लॉयड है. ठीक है, अब मियोसिस 1 के बाद यहाँ क्या हो रहा है? 2 सेल्स बन रहे हैं. ठीक है, अब ये सेल्स जो होंगे ये होंगे आपके हैप्लॉयड. ठीक है, ये दोनों सेल हो गए आपके हैप्लॉयड. इसके बाद ठीक है मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 के बाद मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हैप्लॉयड सेल है इस विल गिव राइज टू 2 हैप्लॉयड सेल्स. ठीक है, ये जो सारे सेल्स हो गए दीज आर हैप्लॉयड, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रही है. माइटोसिस इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 सेल्स आर फॉर्म्ड. ओके, एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 यूनिक सेल्स आप लिख सकते हैं. 4 यूनिक cells are formed. ठीक है, क्लियर. और ये सारे सेल्स जो होंगे वो होंगे हैप्लॉइड होंगे बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. आइए आगे चलते हैं हम. तो माइक्रोस मेगास्पोर मदर सेल्स दिस अंडरगो द मियोटिक डिवीजन एंड इट विल फॉर्म अ मेगास्पोर टेट्राड. यहाँ पे आपका क्या बनेगा? मेगास्पोर टेट्राड. ठीक है, अब ये टेट्राड जो होता है वो होता है आपका जनरली लीनियर. इसमें सेल्स जो होते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं. ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या है? वो ऐसे होगा. सेल्स आर अरेंज लीनियरली. तो ये आपके 4 सेल हो गए, 1 2 3 और 4. सो दिस इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द मेगास्पोर. ठीक है, अगर आप माइक्रोस्पोर के बारे में बात करें, माइक्रोस्पोर टेट्राड,
तो उसमें भी 4 सेल्स बनते हैं, पर वो ठीक है आइसोबायलैटरली या टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, पर यहाँ पे अरेंजमेंट होती है वो होती है लीनियर। ठीक है, अब मेगास्पोर टेट्राड में जितने भी सेल्स होंगे वो होंगे आपके हैप्लॉइड। ये सारे हैं आपके हैप्लॉइड। अब इसमें से क्या होता है, जो 3 सेल्स हैं, यहाँ पे 4 सेल्स हैं, 4 cells are present in this megaspore tetrad. Out of these, 3 cells they degenerate. So 3 cells present at the micropylar end, they will degenerate. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका? ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 4, 3 cells which are present at the micropylar end, ठीक है, they will degenerate. 3 मेगास्पोर will degenerate. इसके अलावा ओनली 1 मेगास्पोर विल बी लेफ्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। को हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोस 3 माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, पहले आपकी मियोसिस हो रही थी, अब आपकी हैप्लॉइड सेल बन गए हैं, तो हैप्लॉइड सेल में फिर माइटोसिस होगी। ठीक है, तो इट अंडरगोस 3 माइटोटिक डिविजन्स टू गिव राइज टू व्हाट? एक फंक्शनल मेगास्पोर। सपोज ये आपके 3 जनरेट हो गए जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट थे, और ये जो चौथा वाला है, इट डिवाइड्स बाय 3 माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म व्हाट? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेल। ठीक है, तो 3 माइटोटिक डिविजन्स के बाद यू विल गेट दी एम्ब्रियो सैक। एंड मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन दी एंजियोस्पर्म्स, it is 7 celled and 8 nucleate। ठीक है, उसमें 7 सेल होते हैं और वो 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। तो ये होता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, तो देख लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस को में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आपका बना मेगास्पोर मदर सेल जो कि न्यूसेलस सेल से बनता है। ठीक है, आपका हो गया मेगास्पोर मदर सेल जो कि हो गया आपका डिप्लॉयड। ठीक है, अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स जो हैं, इनमें होती है आपकी मियोसिस। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद आपका मेगास्पोर टेट्राड प्रोड्यूस होगा। जो मेगास्पोर टेट्राड होता है, इसमें सेल्स होंगे आपके हैप्लॉइड होंगे। अब वन ऑफ द मेगास्पोर विल यहाँ पे जर्मिनेट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, देयर विल बी 1 फंक्शनल मेगास्पोर एंड 3 विल डीजनरेट। ओके, तो ये भी आपका हो गया हैप्लॉइड। तो यहाँ पे देयर आर 3 माइटोटिक डिविजन्स, 3 कंसेक्यूटिव माइटोटिक डिविजन्स होती हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका बनता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, विच इज 7 सेल्ड, आपको पता होगा, एंड 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Now, what is the importance of the megaspore mother cell undergoing meiosis? So meiosis results in the production of 4 megaspore, तो megaspore tetrad बनता है। ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल्स जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इस इमेज का? इस इमेज में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो न्यूसेलस के जो कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सेल्स, ठीक है, काफी लार्ज हो जाते हैं, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और
उन सेल्स को हम फिर मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल्स ये कहाँ से बनते हैं? न्यूसेलस सेल से। तो ये हो गए आपके डिप्लॉयड। ठीक है, अब कुछ सेल्स होते हैं न्यूसेलस में जो कि माइक्रोपाइलर एंड, तो मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है। तो न्यूसेलस के जो कुछ सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट नियर द माइक्रोपाइलर एंड, दे बिकम स्पेशलाइज्ड एंड दे आर नोन एज द मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी एंड इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ, पहले तो मेगास्पोर डायड बनेगा आफ्टर मियोसिस 1, उसके बाद आपका बनता है मेगास्पोर टेट्राड आफ्टर मियोसिस 2। ठीक है, तो दिस इज एन इमेज शोइंग यू द मेगास्पोर टेट्राड। ये आपका है मेगास्पोर डायड विच इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। तो दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस 1 हो रही है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हेयर यू कैन राइट हेयर। यहाँ पे आपकी मियोसिस 1 हो गई, फिर यहाँ पे आपकी होगी मियोसिस 2। ठीक है, और मियोसिस 2 के बाद आपके बन गए मेगास्पोर टेट्राड, 4 मेगास्पोर्स बन गए। ठीक है, अब उसमें से जो 4 मेगास्पोर्स में से मैंने आपको बताया एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है एंड दैट फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म्स दी व्हाट, इट विल फॉर्म दी एम्ब्रियो सैक। ठीक है, नाउ द फीमेल गेमिटोफाइट के बारे में बात करते हैं। फीमेल गेमिटोफाइट क्या होता है? आपका एम्ब्रियो सैक। फीमेल गेमिटोफाइट इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, वॉइस हम दोबारा चेक करते हैं, अगर वॉइस आपको कम आ रही है, आई ट्राई टू फिक्स द वॉइस। ठीक है, तो फीमेल गेमिटोफाइट हमारा क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, नाउ इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज द फंक्शनल। ठीक है, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ठीक है, बाकी के 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, द रेस्ट 3 डीजेनरेट। क्लियर, और जो एक फंक्शनल मेदर होता है, ठीक है, एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है दैट undergoes mitotic divisions to form the mature embryo sac. Now, in majority of the flowering plants, one of the megaspore is functional, while the other 3 will degenerate. Now, only the functional megaspore develops into the female gametophyte. The functional megaspore होता है वही सिर्फ एम्ब्रियो सैक में डेवलप करता है, और इस प्रकार की डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक। मोनो मीन्स 1, ठीक है, मोनो का मतलब हो गया 1 और स्पोरिक का मतलब हो गया स्पोर। तो डेवलपमेंट फ्रॉम 1 स्पोर मेगास्पोर, दिस इज नोन एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो एंजियोस्पर्म्स में जनरली वी सी दी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब मैंने आपको बताया जहां पे आपका एम्ब्रियो सैक सिर्फ एक मेगास्पोर से बन रहा है, इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब अगर आप न्यूसेलस सेल्स की प्लॉइडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, प्लॉइडी उसकी कितनी होगी? 2n होगी, यानी कि डिप्लॉयड सेल है। मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, ये भी आपके डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर है इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस, तो ये हो गया आपका हेप्लॉयड। फीमेल गेमिटोफाइट के सेल्स क्या हो गए आपके? ये भी आपके हो गए हेप्लॉयड। ठीक है, क्योंकि ये बन रहे हैं आपके हेप्लॉयड मेगास्पोर से। हेप्लॉयड मेगास्पोर में माइटोसिस होती है एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ हेप्लॉयड सेल्स। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। ठीक है, तो ये आपका एम्ब्रियो इमेज आपको क्या शो कर रही है? दिस इज शोइंग यू द डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर। ठीक है, now the nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles forming the 2 nucleate embryo sac. ठीक है, तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक है, वो माइटोटिकली डिवाइड करता है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गिव राइज टू दी 2 न्यूक्लियाई। तो ये आपका एम्ब्रियो सैक है एट 2 न्यूक्लियाई स्टेज। अब ये जो 2 न्यूक्लिया प्रोड्यूस हुए दिस विल मूव टू दी ऑपोजिट पोल्स, ये ऑपोजिट पोल्स
पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो ये आपका क्या होगा, दिस इज द टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ओके, ये आपका टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हो गया। और फिर ये सेल्स आपस में फिर डिवाइड करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर सेल्ड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये फोर सेल्ड एम्ब्रियो सैक है, इसमें फिर डिवीजन होगी एंड इट विल गिव राइज टू द एट सेल्ड, ठीक है, या एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक होगा, ये आपका होगा फोर न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये फोर न्यूक्लिएट होगा, ये आपका होगा एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहाँ पे तीन माइटोटिक डिविजन्स होती हैं। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद ये हो गई आपकी सेकेंड माइटोटिक डिवीजन और ये हो गई आपकी थर्ड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, एक फंक्शनल मेगास्पोर। ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर हो गया। दिस फंक्शनल मेगास्पोर विल डिवाइड माइटोटिकली। तो ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद दो सेल्स बन गए, फिर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद चार सेल्स बन गए, और फिर थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद आपके आठ न्यूक्लियस बन गए। सॉरी, न्यूक्लियस के बारे में बात करें हम, आठ न्यूक्लियस बन गए। यहाँ चार न्यूक्लियस है, यहाँ दो न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके बाद आप ये देख सकते हैं, दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब मैच्योर एम्ब्रियो सैक में आप देख सकते हैं किस किस प्रकार के सेल्स हैं यहाँ पे। तो ये होता है आपका चलाजल एंड, ये आपका चलाजल एंड है। ये आपका होता है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड आपको पता है वो होता है जहां पे आपकी ओव्यूल की टिप होती है। चलाजल एंड रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, इसके बाद चलाजल एंड पे ये आपके तीन एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये सारे सेल्स जो होते हैं एम्ब्रियो सैक के, दीज आर हैप्लॉइड। ठीक है, फिर माइक्रोपाइलर एंड पे आपका प्रेजेंट होता है एग अपरेटस। ठीक है, तो एग अपरेटस किसका बना होता है, एग सेल और दो साइनेड्जिड्स का। ठीक है, अब एग अपरेटस आपका दिस इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड। एग अपरेटस होता है, इट इज मेड अप ऑफ वन एग सेल एंड टू साइनर्जिड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एग सेल है और दो साइनर्जिड्स हैं। इसके अलावा, ठीक है, ये होता है सेंट्रल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल कंसिस्ट ऑफ दिस टू पोलर न्यूक्लियाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवन सेल्स हैं और एट न्यूक्लियस है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सेवन सेल कैसे होते हैं। वाई द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएट। ठीक है, तो चलाजल एंड पर आपके क्या थे, थ्री एंटीपोडल्स। तो तीन सेल्स ये हो गए, थ्री एंटीपोडल सेल। फिर आपका एक प्रेजेंट था सेंट्रल सेल जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई थे। सेंट्रल सेल्स में वी हैव टू पोलर न्यूक्लियाई। एंटीपोडल सेल्स में तीन न्यूक्लियस होंगे, तीन न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, फिर आपका माइक्रोपाइलर एंड पे क्या प्रेजेंट था, जो माइक्रोपाइलर एंड हो गया वहां पे आपका प्रेजेंट हो गया दो साइनर्जिड्स और एक एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे हो गए थ्री न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लिया यहाँ पे हो गए। तो अगर इसको हम टोटल करें तो थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस वन, दिस विल बी सेवन सेल्ड। ठीक है, ये थ्री हो गए, टू प्लस वन इज थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स एंड वन इज सेवन। एम्ब्रियो सैक विल बी सेवन सेल्ड। और एट न्यूक्लिएट कैसे हो गया, थ्री प्लस टू प्लस थ्री, दिस इज एट। तो ये एट न्यूक्लिएट हो गया, एट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एम्ब्रियो सैक सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएट होता है एंजियोस्पर्म्स में। तो ये हमने देख लिया, टू मोर सिक्वेशनल माइटोटिक डिविजन टेक्स प्लेस व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक।
And again, mitosis division takes place in this 4-nucleate embryo sac, and in the end, an 8-nucleate embryo sac is formed. ठीक है, तो अंत में 8-nucleate embryo sac बन जाता है. ठीक है, और फिर क्या होता है, इन सेल्स में सेल डिविजन्स होती हैं. ठीक है, और 3 सेल्स आपके चले जाते हैं, वो बन जाते हैं आपके एंटीपोडल, जो कि चलाजल एंड पे होते हैं, और 3 सेल्स जो होते हैं वो आपके माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसको हम बोलते हैं एग एपरेटस. ठीक है, क्लियर. Now it is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. तो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं. ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, द न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन. तो आपके न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है. ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, आपका न्यूक्लियर डिवीजन के बाद आपका होता है साइटोकाइनेसिस. ठीक है, या सेल वॉल फॉर्मेशन. तो यहाँ पे न्यूक्लियस तो डिवाइड करता रहता है, पर यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती. ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन आपकी सबसे एंड में होती है. ठीक है, जब मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन रहा होता है. तो जो एम्ब्रियो सैक में तो माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, दीज आर फ्री न्यूक्लियर, मींस द न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग. ओके, एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल. ठीक है, तो पहले आपका 2 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनता है, फिर आपका 4 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनता है, फिर 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनता है. तो ये सारी डिविजन्स जो होती हैं, ये होती हैं आपकी फ्री न्यूक्लियर. ये आपकी फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं. इसके बाद आपकी सेल वॉल फॉर्मेशन होती है. ठीक है, और इसकी वजह से आपके चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल्स बन जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे आपका एगर पेटिस बन जाता है, और सेंटर में आपका बनता है सेंट्रल सेल विच कंसिस्ट ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज द सेल वॉल्स आर लेड डाउन. तो 8 न्यूक्लियर स्टेज जब आपकी, ठीक है, अचीव हो जाती है, उसके बाद सेल वॉल्स बनती हैं. तो देन द सेल वॉल्स आर लेड, लीडिंग टू द organization of the typical female gametophyte, which is also known as the embryo sac. ठीक है, क्लियर है. तो हमने देखी कि एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट हम देख रहे थे, एम्ब्रियो हाउ द एम्ब्रियो सैक डेवलप्स विद इन द ओव्यूल. तो बिल्कुल क्लियर है. ये दोबारा समराइज कर लेते हैं. पहले आपके न्यूसेलर सेल्स होते हैं. ठीक है, तो कुछ सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं. ठीक है, न्यूसेलर के कुछ सेल्स होते हैं, न्यूसेलस के कुछ सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं. दीज गेट, ओके, ये इनका साइज काफी बड़ा होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म, और इसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल. अब मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, ये होते हैं डिप्लॉयड. अब इनमें होगा मियोसिस, और मियोसिस की वजह से आपका मेगास्पोर टेट्राड प्रोड्यूस होता है. और ये मेगास्पोर टेट्राड में जितने भी सेल्स होते हैं वो होते हैं आपके हैप्लॉइड, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. अब इसमें से 3 सेल डीजेनरेट कर जाते हैं, और सिर्फ एक ही मेगास्पोर रहता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर. अब ये फंक्शनल मेगास्पोर देन अंडरगोज 3 माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक. और ये जो न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही हैं मेगास्पोर में, दीज आर फ्री न्यूक्लियर. ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, और अंत में 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, क्लियर. तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये आपका 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था, ये भी 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने लगे, ये हो गया आपका मेच्योर एम्ब्रियो सैक. तो दिस इज द मेच्योर एम्ब्रियो सैक. ठीक है, दिस इज द स्टेज जस्ट बिफोर द मेच्योर एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो चलाजल एंड पे आपके एंटीपोडल्स थे, माइक्रोपाइलर एंड पे आपका ये एग अपरेटस हो गया विच कंसिस्ट ऑफ एग एंड दी 2 साइनर्जिड्स. अब साइनर्जिड्स में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइलिफॉर्म अपरेटस. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. साइनर्जिड्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइलिफॉर्म अपैरेटस. ठीक है, फाइलिफॉर्म अपरेटस का फंक्शन क्या होता है? फाइलिफॉर्म अपरेटस जो होता है, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट विद इन द साइनर्जिड्स, और इनका रोल क्या होता है? इट हेल्प्स इन दी गाइडिंग द पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द पोलन ट्यूब. ठीक है, तो फाइलिफॉर्म apparatus guides the entry of pollen tube, okay, inside the
एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो आपको पता होगा जब भी पोलन लैंड करता है स्टिग्मा पर, तो अगर पोलन कंपैटिबल है, ठीक है, तो पोलन जर्मिनेट करेगा। अब पोलन जब जर्मिनेट करेगा देन इट विल फॉर्म दी पोलन ट्यूब। ठीक है, अब पोलन ट्यूब जो होती है वो आप स्टाइल से क्रॉस करती है और फिर वो एंटर करती है ओव्यूल में। अब ओव्यूल में कहाँ से एंटर करती है वो? इट एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। जो पोलन ट्यूब है वो इट विल एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब माइक्रोपाइलर एंड उसके बाद ओव्यूल में एंटर करती है, ओव्यूल के बाद फिर वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा पोलन ट्यूब। अब एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, जो पोलन ट्यूब एंटर करता है इट विल एंटर इनटू द वन ऑफ द साइनर्जिड। तो दो साइनर्जिड प्रेजेंट होते हैं, उसमें से एक साइनर्जिड में फिर पोलन ट्यूब एंटर करती है एंड देन इट विल डिस्चार्ज इट्स कंटेंट्स इनटू दिस साइनर्जिड्स। ठीक है, यानी कि दो मेल गैमीट्स से रिलीज कर देता है साइनर्जिड्स में। और जो फाइलीफॉर्म एपरेटस होता है साइनर्जिड्स में, ठीक है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है एम्ब्रियो सैक में, उसको ये गाइड करता है। ठीक है, फाइलीफॉर्म एपरेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप एक और फैक्ट लिख लीजिए यहाँ पे, द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू दी, आप लिख सकते हैं ओव्यूल एंड देन लेटर ऑन इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करता है पोलन ट्यूब एंड देन द पोलन ट्यूब विल डिस्चार्ज। जो उसका कंटेंट होता है, पोलन ट्यूब के कंटेंट्स क्या होता है? मेन कंटेंट होता है उसका टू मेल गैमीट्स। द पोलन ट्यूब विल डिस्चार्ज इट्स कंटेंट, यानी कि टू मेल गैमीट्स। तो आपको पता होगा मेल गैमीट्स दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन्स। तो the pollen tube will discharge its contents, which are the, that is the two male gametes into one of the synergid, into one of the synergids। ठीक है, तो दो मेल गैमीट्स यहां पे रिलीज हो गए, उसमें से फिर एक मेल गैमीट है दैट विल फ्यूज विद दी, ठीक है, एक्सेल, और दूसरा मेल गैमीट होता है यानी दूसरा जो स्पर्म होता है दैट विल फ्यूज विद दी, ठीक है, टू पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो हमने एम्ब्रियो सेक के बारे में भी पढ़ लिया। फिर आपका ये होता है सेंट्रल सेल। ठीक है, अब सेंट्रल सेल जो होता है इसके अंदर आपके दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल सेल कंसिस्ट ऑफ दी टू पोलर न्यूक्लियाई। तो आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे 7 सेल, तो 3 एंटीपोडल होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द चलाजल एंड। साइनर्जिड्स आपके 2 होते हैं, एग सेल आपका 1 होता है, सेंट्रल सेल भी आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये 7 सेल स्ट्रक्चर हो गया और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नाउ ये हम देख लिया 6 of the 8 nuclei surrounded by the cell walls and organized into the cells, and the remaining 2 nuclei called the polar nuclei, these are situated below the egg apparatus in the large central cell। तो इसका मतलब ये क्या है? ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 8 न्यूक्लियस में से जो 6 न्यूक्लियस है, ठीक है, 8 में से 6 न्यूक्लियस दीज आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल्स। तो अब जब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द 8 न्यूक्लियर स्टेज देन दी सेल वॉल, ओके, स्टार्ट टू अपीयर। तो जब 8 न्यूक्लियर स्टेज जब अचीव हो जाती है उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो 6 न्यूक्लियस होते हैं 8 न्यूक्लियस में से, उन 6 न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, वो आपके सेंटर में चले जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इस 6 में से 3 सेल्स आपके एंटीपोडल बनेंगे, ठीक है, और 3 सेल्स होंगे वो एग एपरेटस में होंगे। ये हो गए आपके 3 एंटीपोडल, और आपके ये 3 सेल्स जो हैं ये हो गए आपके एग एपरेटस में। ठीक है, नाउ देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो sac। नाउ 3 cells are grouped together at the micropylar end
and constituting the egg apparatus, and the egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. ठीक है. Now the synergids have special cellular thickenings at the micropillar tip which are known as the filiform apparatus. तो हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं filiform apparatus के बारे में. These are nothing, these are but special cellular thickenings which are present, okay, at the micropillar tip of the synergids. तो ये synergids के अंदर present होते हैं filiform apparatus. और आपको पता है synergids micropillar end में present होते हैं, तो तभी हम इसको बोल रहे हैं these are special cellular thickenings which are present at the micropillar tips of the filiform apparatus. अब इनका क्या रोल होता है? They play a significant role, important role in guiding the pollen tube entry into the synergid. ठीक है, या बोल सकते हैं into the synergid या into the embryo sac. ठीक है. Now these cells are at the chalazal end and कुछ 3 cells जो आपके 3 सेल चलाजल एंड की तरफ होते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स. ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं. अब एक सेंटर में एक लार्ज सेल होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल. ठीक है, अब दिस सेंट्रल सेल कंसिस्ट ऑफ द 2 पोलर न्यूक्लियाई. और ठीक है, अगर हम टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करें तो एट मैच्योरिटी इज कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लियस एंड इट इज 7 सेल्ड. ठीक है, क्लियर है. तो हमने इस सेशन में क्या क्या पढ़ा? इस सेशन में हमने गाइनोशियम के बारे में पढ़ा. ठीक है, गाइनोशियम हमारा क्या होता है? पिस्टल. पिस्टल रिप्रेजेंट्स द गाइनोशियम व्हिच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. अब पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा. ठीक है, ओवरी जो होता है हमारा सोलन बेस होता है. ठीक है, फिर होता है स्टाइल होता है, फिर होता है स्टिग्मा व्हिच इज द रिसेप्टिव पार्ट, इट रिसीव्स द पोलन्स. अब ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो ओव्यूल इज प्रेजेंट विद इन द ओवरी. ठीक है, अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है? आपका एम्ब्रियो सैक व्हिच इज नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट. ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम. सो सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक को हम क्या कहते हैं. ठीक है, फिर हमने एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, हाउ द एम्ब्रियो सैक गेट्स डेवलप्ड. ठीक है, तो क्या हो रहा था? जो मेगास्पोर मदर सेल्स है उसमें मियोसिस होती है, फिर बनता है आपका फंक्शनल मेगास्पोर. ठीक है, अब फंक्शनल मेगास्पोर फिर आपका बनता है मेगास्पोर टेट्राड. अब मेगास्पोर टेट्राड में से 3 सेल्स आपके डीजनरेट होते हैं, एक सेल्स आपका रहता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर. And that functional megaspore undergoes 3 mitotic divisions to form 7 celled and 8 nucleate embryo sac. ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं. आई होप ये सेशन आपको काफी नॉलेजेबल लगा होगा. अब जो बाकी के टॉपिक्स हैं हम अगले सेशन में कवर करेंगे. ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.